Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQs। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो पढ़े थे, तो बेटा वो थोड़े से पढ़े थे, अभी और भी बहुत सारे हैं, सारे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी चीपर देन इक्विटी। अच्छा, ये सेंटेंस में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारी स्लाइड्स में मैंने खुद ने आपको बहुत बार बोला है कि डेट जो है ना वो इक्विटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जब भी मैंने दोनों के डिफरेंस कवर किया ना, हमेशा बोला है मैंने ये चीज़। बट ऐसा बोला क्यों जाता है, मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि डेट हमारे लिए चीपर है इक्विटी के कंपैरिजन में? वही रीज़न हमें यहाँ पे बताना है। ये बोलते हैं बिकॉज फॉर बोरोवर्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ डैश वाइल डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट। ये बोलते हैं कि भैया डिबेंचर के साथ एक ऐसी स्पेशल चीज़ है, डिबेंचर के इंटरेस्ट के साथ एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो इक्विटी के ऊपर लायबल नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि इंटरेस्ट जो हमारा है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो डिबेंचर के ऊपर हम पे करते हैं, इसे हम कहीं माइनस करते थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए आपका और थोड़ी सी याददाश्त चाहिए आपकी। मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ बट मैंने स्ट्रेट अवे कभी नहीं बोला। याद है मैंने आपको EBIT करके कुछ बताया था? नहीं याद और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लो, यू विल गेट टू नो। EBIT बताया था, फिर उसमें से मैंने आपको इंटरेस्ट माइनस करने के लिए बोला था। फिर वो जो भी फिगर आएगी उसमें से मैंने आपको टैक्स माइनस करने के लिए बोला था और फिर आती थी हमारी नेट अर्निंग्स। याद है कि नहीं याद है? और इससे हम EPS निकालते थे, अर्निंग पर शेयर निकालते थे। इस वाले अमाउंट को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालते थे। अब ये जो इंटरेस्ट हमने माइनस किए, किस चीज़ का इंटरेस्ट है? ये है डिबेंचर्स वालों का इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट है? डिबेंचर वालों को जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो है ये। तो आपने अपनी कंपनी की ग्रॉस अर्निंग में से इंटरेस्ट पे किया, जो भी फिगर आया उस पे टैक्स कैलकुलेट किया। मतलब जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो ना, उसमें आप इंटरेस्ट माइनस करके ही करोगे। मतलब वो फिगर कौन सी लोगे जिसमें इंटरेस्ट माइनस है ऑलरेडी। दोबारा से समझिएगा, ये बोलते हैं कि आपने ग्रॉस अर्निंग निकाली कंपनी की, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था। जो भी फिगर आता था उसमें से आप टैक्स माइनस कर रहे थे। टैक्स क्या है? वो पेमेंट जो कि आप गवर्नमेंट को देते हो। ये किस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी? ये इस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी। तो जब ये इस फिगर पे कैलकुलेट हो रही थी, दैट मीन्स इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट हो चुका था। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए खुद ही आप जान जाएंगे कि भाई अगर मान लीजिए 20 रुपये मेरी कंपनी की टोटल अर्निंग है, मतलब EBIT है, उसमें से अगर मैं 10 रुपये इंटरेस्ट के काट देती हूँ तो मुझे टैक्स किस अमाउंट पे पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पे करना है। और जबकि मैंने अगर डिबेंचर्स इशू किए नहीं होते, मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा होता, तो मुझे टैक्स कितने पे करना पड़ता? 20 पे करना पड़ता। तो ये क्या है? एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जो टैक्सेशन के लिए काउंट नहीं किया जाता है, इसके माइनस करके जो फिगर निकलती है उस पे टैक्स लगता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम बोलते हैं कि भैया हमारा डेट क्या है? कंसिडर टू बी चीपर देन इक्विटी। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे? तो ये क्या है? EBT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो फिगर आएगा माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट अर्निंग आ जाएगी। और ये टैक्सेशन हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? उस फिगर पे कर रहे हैं जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। और इसी कारण की वजह से हम इंटरेस्ट को डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। जो हम डिविडेंड पे करेंगे ना, उस पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। डिविडेंड पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, सिंपल सी बात।
डिविडेंड पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इक्विटी इशू करोगे, लोगों को डिविडेंड दोगे, टैक्स भी पे करोगे, मतलब हर जगह से तुम्हारे तो खेल लग गए। जबकि ऑन द अदर साइड डिबेंचर इशू करोगे, इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन मिलेगा, टैक्स कम जाएगा। माइट भी अभी तुम्हें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही होंगी, रीज़न बीइंग अभी तुम लोगों ने टैक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा और ना ही तुम लोगों को पता है टैक्स होता क्या है। बट याद रखना, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें वैसे ही पढ़ने वाले हो, तो याद अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो कि भैया डेट क्या है, हमारा इंटरेस्ट के साथ आता है जो कि डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें ये चीपर पड़ता है इक्विटी के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड इज नोन एज, मान लीजिए हम बोरोड फंड पे पे नहीं कर पाए इंटरेस्ट, व्हाट इफ हम अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पाए, ये किस प्रकार का रिस्क है, ये किस प्रकार की चिंता है जो आपके सर पे बैठी है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग रिस्क, फिर है बिजनेस रिस्क, फिर है फाइनेंशियल रिस्क, फिर है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या ये ऑपरेटिंग रिस्क है? क्या इसका किसी भी तरह से ऑपरेशन से कुछ लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नन ऑफ द अबव है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। बोरोड फंड्स बोले तो क्या, वो पैसा जो आपने बोरो किया है, तो पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, तो मतलब फाइनेंस से बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क विल बी द आंसर। सो सब कुछ रब करूं तो फर्स्ट का आंसर है बी, दैट इज डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, एंड इसका आंसर है बी अगेन, व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क। क्या यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगता है। अब आप बोलेंगे मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे उल्टा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता शेयर होल्डर्स के हाथ में। मतलब जब शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपनी ऑलरेडी उस अमाउंट पे टैक्स पे कर चुकी है। तो जब कंपनी टैक्स पे कर चुकी है उस अमाउंट पे, तो दोबारा मेरे हाथ में वो टैक्सेबल क्यों होगा? फिर तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगना। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा जिस पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी हूँ, फिर मुझे दोबारा से पे करना पड़ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स पे करूँगी, तो इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। आगे चल के पढ़ेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा सुनने में क्या जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा लाभदायक ही होती है। सो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, क्यों होगा? अगर हम कंपनी से भी चार्ज करेंगे टैक्स और शेयर होल्डर से भी चार्ज करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला मैं सिर्फ कंपनी से टैक्स लूँगा डिविडेंड वाले अमाउंट पे, शेयर होल्डर से नहीं लूँगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच dividends are free of tax in the hands of whom? Shareholders. Which tax is levied on companies for the dividend? आगे इन्होंने लिख ही दिया है वो चीज़ कि कंपनी डिविडेंड देने पे कौन से वाला टैक्स पे करती है। तो आपको यहाँ पे नाम भी जानने को मिल जाएगा, किस नाम से उस टैक्स को बुलाया जाता है। फर्स्ट है डिविडेंड पे आउट टैक्स। डिविडेंड पे आउट, आप ऑब्वियसली डिविडेंड दे रहे हो तो आप पे आउट ही कर रहे हो ना, क्या वो टैक्स का नाम है। सेकेंड है डिविडेंड एलोकेशन टैक्स। ये तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा, हटाओ इसको, समझ में नहीं आ रहा, एज एन लाइक कोई लिंक नहीं बिठा रहा, ये नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थर्ड है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और फिर है नन ऑफ द अबव। देखना ज़्यादातर क्वेश्चन में ना 12th क्लास के जितने भी मैंने MCQs देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये नन ऑफ द अबव तो वैलिड होता ही नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा ही पॉइंट होता है, जो लोगों को बाकी ऑप्शन नहीं दिखते तो ये लगा देते हैं। तो ये वाला तो ज़्यादातर इसको ऑप्ट मत करना, ज़्यादातर ये गलत ही माना जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बचा क्या? डिविडेंड पे आउट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो टैक्सेशन का नाम भी क्या होगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो व्हाट्स द राइट आंसर? द आंसर इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भैया टैक्स का नाम बताओ, तो ये है आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच केस अ कंपनी शुड गो टू ऑप्ट फॉर इक्विटी रेदर देन डेट? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पे कंपनी को इक्विटी की डेट की जगह इक्विटी ऑप्ट करनी चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी को डेट की जगह इक्विटी इशू करनी चाहिए? आंसर है, इफ द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ कैश फ्लो पोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, बोथ ए एंड बी. देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन सारे पढ़ते हैं हम आपके लिए दोबारा से. स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, ऑब्वियसली इक्विटी अच्छी होती है. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. मैंने पढ़ाया था ना कि इक्विटी कब कब हमें वो करनी चाहिए. इक्विटी तब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है जब स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं. जब ऊपर जाते हैं दैट मीन्स उसकी डिमांड बहुत सारी है, दैट मीन्स स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स एवरीबडी वांट्स टू परचेज शेयर्स. तो ऐसे टाइम पे आप इक्विटी इशू करेंगे. सेकेंड है, इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर है, तो ऐसे सिनेरियो में डेट की एक फिक्स लायबिलिटी सर पे बिठाना क्या समझदारी का काम होगा? आप सोच के देखियो, सोच के देखना. मेरे हाथ में ऑलरेडी 4 ग्लास है और मैं उसको कैसे भी हैंडल कर रही हूँ, मतलब पानी के बीच में मैंने हाथ डाला हुआ बट स्टिल आई एम हैंडलिंग इट, और मुझे कोई 5वां ग्लास दे देगा तो मैं क्या करूँगी? मना ही करूँगी ना. मैं बोलूँगी बेटा ये जो 4 पकड़ रखे ना उनसे भी जाऊँगी मैं, तो बेटर है तुम वो 1 ग्लास मुझे और नहीं दो. तो वैसा ही है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी इतनी हाई है, उसके बाद तुम एक और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करना चाहते हो, या एक और कॉस्ट, या एक और सरदर्दी, या एक और बर्डन अपने सर पे डालना चाहते हो. इज इट फिजिबल? नो. सो यहाँ पे भी आप क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी प्रेफर करोगे. फिर है, इफ द कैश फ्लो पोजिशन इज स्ट्रॉन्गर. भाई कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उस टाइम पे आप डेट इशू करते हो ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर पाओगे. कैश आता जाता रहता है तो इंटरेस्ट पेमेंट इजी होगी करनी, आएगा कैश पे कर देना. तो ऐसे सिनेरियो में आप डेट इशू कर सकते हो. बट क्वेश्चन क्या था कि कौन से सिनेरियोज हैं जहाँ पे इक्विटी इशू करना ज़्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू डेट? So the answer is both A and B. So answer is what? Both A and B. So एक हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेकंड का आंसर हो गया हमारा D, that is both A and B. चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक क्वेश्चन है. फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फर्स्ट रनिंग द बिजनेस स्मूथली, बिल्कुल करता है. अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, जब डेफिनेशन पढ़ रही थी ना तभी ये पढ़ लिया था, तो ये तो है ही एप्लीकेबल. कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, जब सबको पता है कितना पैसा है, कैसा पैसा है, आराम से इजीली कहाँ से आ सकता है, तो ऐसे में सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बिजनेस में. जब सारे ही आंसर टिक हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. विदाउट सोचे हुए लगा दो टिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज. फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जिस्टेंस में क्यों आया था? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ज़रूरत के समय में फंड्स आपके हाथ में हो. बिल्कुल सही. टू अवॉइड आइडल फंड्स, बिना ज़रूरत के फंड्स हाथ में खाली ना पड़े रहें. कौन होते हैं ऐसे लोग जिनके पास ऐसा इतना पैसा होता है कि उनका आइडल ही पड़ा रहता पैसा? मेरी तो महत्वाकांक्षाएं ख़त्म नहीं होती, मतलब आई एम तो ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है मेरे यहाँ पे तो. बट होते होंगे कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता होगा जो खाली पड़ा रहता है. बोथ ए एंड बी. फिर है, टू मैक्सिमाइज फाइनेंशियल कॉस्ट. फाइनेंशियल कॉस्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हो, लाइक सीरियसली
ये तो किसी भी तौर से वैलिड नहीं बैठ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। तो दोनों में सेम चीज एप्लीकेबल है। जब सारे ऑप्शन सही लगते हैं तो आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सी और डी। फर्स्ट वाले का क्या है डी, सेकंड वाले का है सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज एंड आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ। अब इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। कैसे? पहले तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ शॉर्ट टर्म प्लान्स का नाम क्या होता है। दूसरा ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये कितने समय के लिए बनाए जाते हैं। तो पहला क्या, शॉर्ट टर्म प्लान्स का नाम बताना है आपको, और दूसरा ये समय के बारे में बात करनी है। चलिए अब ये बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोग्राम जो कि लंबे समय की होती है। और ऊपर से इन्होंने लिखा हुआ है 2 ईयर्स, नहीं भैया इतना नहीं ले पाएंगे, तो ये कट हो गया हमारा ऑप्शन। बी में भी कैपिटल बजटिंग ये लिख दिया तो हम वहीं से निराश हो गए, ये भी ऑप्शन कट हो गया। फिर आया हमारा बजट्स। तो बजट्स इज द नाम जो कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को दिया जाता है। ठीक है भैया, सही लग रहा है। तो पहला आंसर तो दोनों ही ऑप्शंस में सही है, लेकिन अब सेकंड आंसर बताएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कितने समय के लिए बनाए जाते हैं, देखिए नाम पे जाइए, क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म, मतलब ये छोटे समय के लिए बनाए जाते होंगे। और मैं जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ ऐसा जिसमें शॉर्ट टर्म लिखा होता है तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा शॉर्ट टर्म याद रखना। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से नीचे वाला समय। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स। 1 साल से ज़्यादा होती हैं वो तो कम नहीं होती हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। लास्ट दिया हुआ है बजट्स 1 ईयर और लेस, मतलब या तो 1 साल या फिर 1 साल से भी कम। हाँ यही तो है हमारा आंसर। सो द राइट आंसर इज व्हाट, डी। बजट्स इज द नेम गिवन टू शॉर्ट टर्म प्लान्स। और साथ में ये कितने पीरियड के लिए होता है, ये 1 साल या फिर उससे कम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का उल्टा पूछ लिया आपसे, यहाँ पूछ रहे हैं आपसे लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से कम, तो 1 साल से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। बहुत सही, लेकिन ऑप्शंस पे जाइए। फर्स्ट है 0 to 1, मतलब ये तो पहले ही कट हो गया क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल तक और उससे ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म। सेकेंड है मोर देन 1 ईयर, ठीक है सही लग रहा है। 10 to 20 ईयर्स, अब 10 to 20 ईयर्स तो मोर देन 1 ही होते हैं ना, मोर देन 1 मतलब लॉन्ग टर्म में आता है, तो शायद ये भी सही हो सकता है। फिर है 20 to 30 ईयर्स, ये भी लॉन्ग टर्म में आ सकता है। बट बेसिक बाइफिकेशन कैसे होती है, बेसिक बाइफिकेशन ऐसे होती है कि 1 ईयर से कम मतलब शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर देन 1 ईयर। सो दोनों का फाइनल आंसर बताऊं तो फर्स्ट का है डी, सेकंड का है बी। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, specifying the sources of funds and ensuring that enough funds are available at the right time is called what? आपको यहाँ पे बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझना, सोर्सेस के बारे में पता लगाना और सही समय पे पैसे अवेलेबल रहें, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट्स इन। आप डे टू डे एक्टिविटीज में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। हायर वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, आप डे टू डे एक्टिविटीज में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसकी वजह से क्या नतीजा निकलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हायर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स।
लोअर करंट रेशो, हायर रिस्क एंड प्रॉफिट्स, हायर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड लोअर प्रॉफिट्स, लोअर इक्विटी, लोअर रिस्क एंड हायर प्रॉफिट्स। चलिए, अकाउंट्स में आप ये सारी रेशोज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, करंट रेशो या फिर लिक्विड रेशो, और वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, आंसर इज ए। मैं इतना ढीले वे में क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसके लिए मुझे पूरी कॉन्सेप्ट समझानी पड़ेगी, जो कि बेटर है आप अकाउंट्स में ही सीखिए। तो अकाउंट्स में जब आप रेशोज पढ़ रहे होंगे उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ और MCQs, बट अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ MCQs हैं। लाइक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे लगेगा तुम्हें मतलब बिजनेस स्टडीज़ में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बट एनीवेज यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा बच्चों, MCQ सॉल्व करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या वो करेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं या फिर वो इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं। और याद रखना आंसर सॉल्व करते वक्त भी कि कहीं तुम गलत आंसर ना टिक करके आ जो जस्ट बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं रहा या समझ नहीं आया। तो ये तुमसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें तो तुम्हें गलत लग रही है। बच्चे क्या करते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, उनको लगेगा ये सही है और वही टिक करके आ जाएंगे और आगे का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। वो गलती मत करना, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट। मे बी तुम्हें लग रहा हो क्या बचकांड हरकत है, लेकिन नहीं करते हैं बच्चे ऐसी गलती, सो तुम मत करना। करंट असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड देन फिक्स्ड असेट्स। जो करंट असेट्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड असेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज लिक्विडिटी? क्या होती है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब किसी भी चीज़ को हम कैश में कितनी इजीली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि करंट असेट ज़्यादा लिक्विड होते हैं भैया, जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये करेक्ट है। करंट असेट्स कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट्स देन फिक्स्ड असेट्स, ये भी करेक्ट है। करंट असेट्स पे पैसा लगता भी कम है और वो ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं करते। थर्ड है BR, बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा आर फिक्स्ड असेट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिक्स्ड असेट्स आर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऑब्वियसली आप फिक्स्ड असेट्स के लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नहीं ले सकते कि मैंने 15 साल के लिए मशीनरी खरीदी है और 2 दिन का मैंने क्या लिया, लोन लिया, और 2 दिन बाद वो लोन जिनसे लिया था वो हमारे घर के आगे खड़े हो गए कि बेटा पैसे कब लौटा रहे हो। तो मैं बोलूँगी यार ये तो 15 साल का वो है, तो वो बोलेंगे बेटा मुझसे तो 2 साल के लिए लोन लिया था ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। दैट मीन्स कौन सा गलत है, ये वाला, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक हम पढ़ चुके हैं करंट असेट्स का हिस्सा है, दे आर नॉट फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़े से फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े थे इस चैप्टर में, थोड़े बहुत ही पढ़े हुए हैं, वही याद कर लीजिए। देखते हैं कौन से वाला इसमें यूज होगा। क्वेश्चन है कंपनी ए हैज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। कौन से प्रॉफिट है ये? टैक्स के बाद वाले, मतलब इंटरेस्ट कट चुका है, इसमें से टैक्स कट चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बचा किसके पास? ए कंपनी के पास 1,50,000 रुपए का। चलिए बहुत बढ़िया। एंड इट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10,000 शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स ही होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। चलिए, कंपनी बी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 1,20,000 और इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 12,000। विच कंपनी हैज बेटर EPS एंड हाउ मच? ओके, बहुत बढ़िया। आपको 2 कंपनीज दी हुई है, ठीक है, A एंड B। आपको दोनों का अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। एक का है 1,50,000 रुपए और दूसरे का है 1,20,000 रुपए।
1,50,000 रुपये और दूसरे का है 1,20,000 रुपये। यही था ना? हाँ जी यही है, ठीक है। उसमें शेयर्स कितने हैं? 10,000। इसमें कितने हैं? 12,000। शेयर्स कितने हैं? 10,000 और इसमें कितने हैं? 12,000। ओ, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सो व्हाट्स द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज ईपीएस कैलकुलेट करने का कि भाई आपको अगर ईपीएस निकालना है तो ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। तो ईपीएस निकालने के लिए ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। तो पहला आ जाएगा 1,50,000 अपॉन 10,000, दूसरा आ जाएगा 1,20,000 अपॉन 12,000 सॉरी। चलिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। मैथ्स मेरा थोड़ा पुअर है लेकिन इतना बेसिक कैलकुलेशन मैं कर लूँगी। 3 0 से 3 0 काट दी, बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता था। 3 0 से 3 0 काट दी, 1 0 से एक और 0 काट दी, तो बचा क्या? 15 अपॉन 1। क्या इस 1 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है। तो आंसर कितना आया? 15। अब यहाँ देखते हैं 12 कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी। आई विश मेरे टाइम पे ऐसी सिंपल कैलकुलेशन आया करती। एनीवेज यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 अपॉन 1। क्या इस 1 की कोई वैल्यू है? नहीं है। तो इसका ईपीएस निकल रहा है 10, इसका निकल रहा है 15। ज़्यादा बड़ा ईपीएस किसका है? मतलब अर्निंग पर शेयर किसका ज़्यादा है? ए कंपनी का 15 है, बी कंपनी का 10 है। इतना मैथ्स तो आपको भी आता होगा कि आंसर क्या है? 15। सो ए कंपनी का ज़्यादा ईपीएस है और वो कितना है? वो है 15। आंसर क्या हुआ? बी। सो फर्स्ट का आंसर है सी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ पे करंट असेट आना चाहिए था। और सेकंड की पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग आफ्टर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना पड़ता है। और उसको करके आंसर क्या निकल रहा है? कंपनी ए 15। चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज हैं तो हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली। एंड अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर। यस फाइनली कितनी तेज़ी से पढ़ा रही हूँ ना मैं, मतलब स्पेशल थैंक्स बनता है तुम लोगों का मुझे। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने कमेंट्स कर करके मुझे इतना वो किया है, बट देन अब सिलेबस हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तुम लोगों को बहुत फास्ट पेस पे पढ़ाने वाली हूँ अच्छे से। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम हवा में पढ़ेंगे, बट हम जल्दी पढ़ेंगे कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और तुम लोगों को ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी तो करनी है भैया, मई में एग्जाम्स हैं। हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और आपको देना है आंसर। या तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने घर पे बैठ के आंसर्स बोल सकते हैं, हम तक पहुंच जाएंगे टेलीपैथी के थ्रू। बस आपको इनिशिएटिव लेना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। दैट्स द मेन थिंग। ओके, सो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम शुरू करेंगे मार्केटिंग चैप्टर, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। ये क्या पूछ रहा है, गौर कीजिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक? इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसमें सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक को नहीं इशू की जाती हैं? ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे एक और लाइन लिखी हुई है। ये बोलते हैं बट आर ऑफर्ड थ्रू इंटरमीडिएटरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। आप इंटरमीडिएटरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके थ्रू बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आधा अधूरा था उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बहुत सारे मार्क हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ के बारे में बताइए, ऐसे ऑफर मेथड के बारे में बताइए जिसमें हम डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करते हैं, बल्कि हम ब्रोकर का सहारा लेते हैं और उनके थ्रू बिकवाते हैं। तो आपको वही बताना है इसमें। फर्स्ट है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस।
पहले मैं ऑप्शंस बता देती हूँ, उसके बाद आंसर बताऊंगी। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब डायरेक्टली आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। किसके लिए करेंगे? जनरल पब्लिक के लिए करेंगे, 3-4 लोगों के लिए तो नहीं करेंगे। मतलब ये तो डायरेक्टली जनरल पब्लिक को मौका देने वाली बात हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक IPO भी डायरेक्टली हम पब्लिक से ही पैसा रेज करने के लिए करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। फिर बचा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट तो हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं, उनके लिए थोड़ी ना हम ब्रोकर बीच में लाएंगे, और उनको थोड़ी ना हम ऐसे अलग से जाके कांटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली नहीं, उनको तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। सो बचा क्या? ऑफर फॉर सेल। Yes, and this is the answer. Offer for sale is the answer of this question. चलिए, so आपका आंसर हो गया क्या? B. Second question है, in which of the following aspects money market is different from capital market? हमने पढ़ा था कि 2 तरह के मार्केट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वन इज नोन एज मनी मार्केट, अनदर वन इज नोन एज कैपिटल मार्केट। ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, आई डोंट थिंक से मुझे रिवाइज करवाने की भी जरूरत है। अब आपको बताना है कौन से एस्पेक्ट पे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से डिफरेंट होती है, अलग होती है। फर्स्ट है पार्टिसिपेंट्स। क्या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स अलग अलग होते हैं? सेकेंड है टेन्योर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड। सिक्योरिटीज कितनी टेन्योर पे ट्रेड की जाती हैं, वो क्या वो अलग होती हैं? लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड। लिक्विडिटी मतलब कितनी इजीली हम उसे कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या वो डिफरेंट होती है दोनों की? लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऑप्शन ठीक हैं। आप मुझे बताइए मनी मार्केट में कौन पैसा लेने जाता है? जिसको 6 महीने के अंदर अंदर तक के लिए पैसा चाहिए होता है। इसमें कई बार गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, कई बार RBI भी इन्वॉल्व होता है, बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है। तो पार्टिसिपेंट इसके ये रहते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में वो लोग जाते हैं जो 1 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए टेन्योर तो हो ही गया। लिक्विडिटी ऑब्वियसली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फट से चले जाते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट वाले टाइम लेते हैं, तो लिक्विडिटी भी अलग हो गई। पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी हद तक इनके दोनों के डिफरेंट ही रहते हैं, गवर्नमेंट और RBI और इन सबका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता इधर, तो और सेबी वगैरह भी आ जाते हैं इधर, स्टॉक एक्सचेंज वाले आ जाते हैं इधर, तो इधर रोल बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स का अलग हो जाता है, अलग पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारी ही चीज़ें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंट होती हैं, जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है बी, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में इंसान डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू करने के लिए नहीं देता है, बल्कि ब्रोकर के थ्रू भिजवाता है। जबकि सेकंड वाला क्वेश्चन है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सारे ही डिफरेंसेस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट नोन एज। आप कमर्शियल पेपर से फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कमर्शियल पेपर देके फंड्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, अपने यहाँ की फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। सिक्योर मतलब प्लान क्या है आपका? आपका प्लान ये है कि आपको सिक्योरिटीज़ इशू करनी है, लेकिन सिक्योरिटीज़ इशू करने में आ रहा है बहुत सारा, लग रहा है बहुत सारा पैसा, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए आपको अलग से कमर्शियल डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर करना पड़ रहा है, डिपॉजिट तो बैंक करता है, कमर्शियल पेपर लेना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है पब्लिक को, और उनसे पैसा लेना पड़ रहा है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को मैंने अलग से आपको समझाया था। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। मनी रिसीव्ड और मनी रिक्वायर्ड के बीच का जो गैप होता है, ये ब्रिज हमारी मदद करता है उस गैप को फिल करने में। सो द आंसर इज बी, ब्रिज फाइनेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए
एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मिस्टर ए जो है वो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी के, इज ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स ही ऑलरेडी पोजेसेस। एक बहुत पुराने आपके शेयर होल्डर हैं जिनको आप अब नए शेयर्स दे रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में जिसमें वो पहले से शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। दिस काइंड ऑफ इशू इज नोन एज व्हाट, ये किस तरह का इशू है, इसको क्या बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ओके, सो फर्स्ट इज ऑफर थ्रू सेल, EIPOs, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज। ये दो तो डेफिनेटली नहीं है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। 50-50 हो चुका है तुम्हारा अमिताभ बच्चन के शो का, अब तुम्हें रिमेनिंग 50 में से क्या करना है, आंसर देना है। जस्ट टेल मी, ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हो सकता है तुम्हारा दोस्त बन गया, या फिर ये राइट्स इशू कहलाया जाएगा। आंसर इज डी, राइट्स इशू। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये राइट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप वो क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, मतलब लिंक जोड़ सकते हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे 4 MCQs। वन इज ब्रिज फाइनेंसिंग, बी का आंसर, और इसका डी आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन का भी यही था, बी और डी, है ना। चलिए नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं। ओके, यहाँ पे अब आ गए हैं मिस्टर बी। पिछले वाले क्वेश्चन में कौन था, मिस्टर ए। मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, ही हैज परचेज ट्रेजरी बिल्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। जितने रेट पे, 96,000 पे। 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू रखने वाली चीज को इन्होंने खरीद लिया 96,000 पे। मेच्योरिटी पे इनको मिले पूरे 1 लाख रुपए। हाउ मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन किया है, लिटरली बच्चों वाला क्वेश्चन किया है, मतलब कैलकुलेशन भी इतनी सिंपल है, 2 सेकंड लगेंगे इंसान को। आप मुझे बताइए, ट्रेजरी बिल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं और मैच्योरिटी पे पूरा अमाउंट मिल जाता है, यही पढ़ा था ना। डिस्काउंट पे इशू होते हैं मतलब 96,000 पे इशू हुए, मैच्योरिटी पे 1 लाख मिला, तो इनको कंप्लीट इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला, डिस्काउंट अमाउंट कितना था इनका, 4,000 रुपीज। सच अ बेसिक कैलकुलेशन, ये तो मेरे से भी सॉल्व हो गया, सोचो। तो 1 लाख में से आपको 96,000 को माइनस करना है, बचा के क्या, 4,000 विल बी द आंसर। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ स्पेकुलेटर जो स्पेकुलेट करता है, who expects rise in price of securities and he is a speculator who expects fall in price of securities। ओके, यहाँ पे डैश आएगा। तो बेसिकली फर्स्ट वाला डैश क्या बोलता है कि राइज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज होने वाला है, और दूसरे वाला क्या बोलता है, फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होने वाला है। आपको अब बताना है जब राइज होता है सिक्योरिटी मार्केट में तो उसको क्या बोलते हैं, और जब फॉल होता है तो क्या बोलते हैं। सीधा सीधा आंसर बताती हूँ, बुल एंड बेरिश। बुलिश एंड बेरिश मार्केट बोला जाता है। क्या होता है ये मैं बताती हूँ। जब सिक्योरिटी के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो उसे बोला जाता है कि बहुत ही बुलिश मार्केट सीन चल रहा है, मतलब बुल की तरह आ रहा है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज का वैसे भी आपने वो देखा होगा, एक बुल बना हुआ है। तो बुलिश मतलब जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और बेरिश मतलब जब प्राइसेस घट रहे हैं। तो वही चीज तो पूछी हुई है कि एक स्पेकुलेटर है जो स्पेकुलेट कर रहा है कि अभी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, फिर वो स्पेकुलेट कर रहा है प्राइसेस गिरने वाले हैं। तो आपको आंसर बताना है बुल और बेरिश का यहाँ पे। दूसरे आंसर बिल्कुल बकवास है, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सक्यूज मी, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन व्हाट। स्टॉक एक्सचेंज आपकी किस चीज में मदद करता है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये आपने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में पढ़े होंगे सारे पॉइंट्स। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आई हैव सीन दिस पैटर्न। 12th क्लास के MCQs इतने सिंपल हैं
कि जब भी वो ऑल ऑफ द अबव देते हैं ना तो वो डेफिनेटली आंसर वही होता है। यहाँ पे भी सेम ही है। स्टॉक एक्सचेंजेस लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटीज को, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं, सिक्योरिटीज की प्राइसिंग तय होती है डिमांड एंड सप्लाई से, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा टेक्निकल क्या, फैक्चुअल है, मतलब रट्टेबाजी वाला काम चलेगा यहाँ पे। सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन डैश एंड इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट डैश। मुझे याद आया जब मैंने आपको इस हेडक्वार्टर के बारे में बताया था, मैंने एक बहुत अच्छे वे में बताया था, 2 मिनट लगा के बताया था। अब आपको मुझे इसका आंसर देना है। आपको ये बताना है सेबी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने इसे आरबीआई के साथ कंपेयर किया था। मैंने बताया था आरबीआई और सेबी दोनों के ही ऑफिसेस यहाँ पे हैं, जनरली बाकी सारे ऑफिसेस वहाँ पे होते हैं, याद कीजिए। मैं आंसर बता रही हूँ, ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट कर रही हूँ। दिल्ली वाले आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि आरबीआई और सेबी दोनों के दोनों ही मुंबई में सिचुएटेड हैं। आंसर होगा आपका ये 1988 क्योंकि वो उसी ईयर में आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा रट्टेबाजी वाला काम था और मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि इससे एमसीक्यू आएगा। देख रहे हो ना, तुम लोग वैसे ही मेरी बातों को हल्के में लेते हो यार। मैं तो बहुत अच्छे से बताती हूँ तुम्हें कि ये क्वेश्चन आएगा पक्का, तो थोड़ा सा रिलाई कर लिया करो। मैं जो क्वेश्चन बोलूँगी डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में वो आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is a depository formed for the purpose of ensuring free transferability of securities in India? इनमें से कौन सी डिपॉजिटरी है जो इंडिया में सिक्योरिटीज की फ्री ट्रांसफरेबिलिटी के लिए बनी हुई है? फर्स्ट इज एनएसडीएल, आरबीआई, सेबी, नन ऑफ द अबव। अगर आप याद करें तो मैंने बोला था हमारे यहाँ पे दो से डिपॉजिटरीज हैं, राइट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बहुत हैं, डिपॉजिटरीज 2 हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो इन सब पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। Which of the following is are depository participants? इनमें से कौन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं? ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द कोर्स है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। आईसीआईसीआई बैंक भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाला काम करता है, एसबीआई वाला भी करता है, एट द सेम टाइम एंजल ब्रोकिंग वाला भी करता है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। एक बार बस क्या करना, पेपर के पहले तो टाइम नहीं होगा ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए, अभी जब पढ़ रहे होगे ना थोड़ा सा देख लेना इंडिया में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। एक आधा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वहां से, है ना। थोड़ा सा नजर मारने में क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ एन EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO में हु कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द इंटरमीडिएटरीज कनेक्टेड विद द इशू। IPO में, इलेक्ट्रॉनिक IPO में इनमें से वो कौन सा इंसान होता है जो कि सारे इंटरमीडिएटरीज को कनेक्ट करने का काम करता है? सारे इंटरमीडिएटरीज को कनेक्ट करने का काम करता है। फर्स्ट इज ऑप्शन इज इशूइंग हाउस। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? इशूइंग हाउस। सेकेंड इज मैनेजिंग डायरेक्टर। थर्ड इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दैट इज इसको CFO भी बोलते हैं। क्या आप जानते थे इसको CFO भी बोला जाता है? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है CFO। एंड देन हमारा है दिस लीड मैनेजर। चारों ऑप्शन रिपीट कर रही हूं, इशूइंग हाउस, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, लीड मैनेजर। ये भी थोड़ा रट्टेबाजी वाला काम था, ये आपको मैंने बताया हुआ है। लीड मैनेजर वो मैनेजर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक IPO में सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। एक लाइन में पढ़ा था हमने, ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया था, लेकिन MCQ आया हुआ है यहाँ से। देन डैश इज मैनिपुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बाय इशूइंग और डिक्रीजिंग देयर प्राइजेस। मार्केट प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का काम, शेयर प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके, इसको क्या बोला जाता है? क्या इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं? क्या इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं? क्या इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं? या फिर प्राइस रिगिंग बोलते हैं?
आप क्या कर रहे हैं, शेयर प्राइसेस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे, मैनिपुलेट करके। इस चीज को बोला जाता है प्राइस रिगिंग। सो आंसर इज व्हाट, ए। और यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे MCQ। ओके, सो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे आंसर नहीं, ये वाला फर्स्ट नहीं था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसका फर्स्ट आंसर था बी, इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर था ब्रिज फाइनेंसिंग, इसका आंसर था राइट्स इशू, इसका आंसर था 4000, इसका आंसर था बुल एंड बेयर, एंड इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव 1988 मुंबई। ठीक है, फिर इसके बाद इसका आंसर था NSDL, और इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, एंड देन इसका आंसर था लीड मैनेजर, और इसका आंसर था प्राइस रिगिंग। और यहाँ पे तुम्हारे सारे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बधाई हो आपको और मुझे भी। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग, और वो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर के MCQs। ज़्यादा MCQ कवर नहीं कर रही हूँ, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि MCQ के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देती हूँ मेरा पैटर्न क्या रहेगा इस वीडियो के लिए। मैं इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन रीड करूंगी पूरा का पूरा, उसके बाद मैं इसकी हिंदी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन जब मैं रीड कर रही हूँ, अगर आपको उसका आंसर आता है तो उसी टाइम अटेम्प्ट कर लेना। कहाँ अटेम्प्ट करोगे, कॉमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करोगे। एक ही कॉमेंट में सारे आंसर लिखते रहना, जैसे हम टेस्ट सीरीज में पहले कर चुके हैं। तो उसमें तुम क्या करोगे, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, और उसके बाद यहाँ पे जब मैं आंसर बताऊंगी चेक कर लेना तुम्हारे आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन, फिर हिंदी, और अगर क्वेश्चन के वैसे ही आंसर आते तो वैसे ही अटेम्प्ट कर लेना, वरना हिंदी की बात तो आई एम प्रीटी श्योर आना ही चाहिए आपको आंसर, तो हिंदी की बात अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने, चलो एनीवेज कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is an association of trade and is engaged in the protection of consumers interest। 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं, एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है ये कि इनमें से कौन सी वाली एसोसिएशन है ट्रेड की जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है। सो चारों में से यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट एसोसिएशन जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट है सेबी, सेकंड है BBI, थर्ड है CII, एंड फोर्थ है ICICI। ठीक है, डन है। ओके, आंसर कब बताऊंगी, एंड में बताऊंगी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, sellers often adopt unfair trade practices to increase the sale of their products. Give few examples of such practices adopted by seller. फर्स्ट है misleading advertisements, सेकंड है fake price stickers on products, थर्ड है supply of cheap quality product, एंड फोर्थ है all of the above। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें बोला गया है कि जो सेलर्स होते हैं, मतलब जो सामान बेचने वाले होते हैं, कई बार वो कुछ गलत चीजें करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर के इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं, उनके राइट्स का खंडन हो जाता है। सो सेलर्स की ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना है जो वो करते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर को उससे नुकसान पहुंचा देते हैं। 4 यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कौन से वाला सही एग्जाम्पल है जो सेलर्स अडॉप्ट करते हैं कंज्यूमर को बुद्धू बनाने के लिए। फर्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो बोलती हैं हम 7 दिन में आपको गोरा बना देंगे। अब 7 दिन में तो कोई गोरा बनता नहीं है ना। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट मतलब क्या है, धोखाधड़ी वाली है, आपको मिसलीड कर रही हैं। सेकेंड है फेक प्राइस स्टिकर्स ऑन प्रोडक्ट्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, उसका स्टिकर लगा होता है प्राइस वाला, हम उसको जैसे ही उतार के देखते हैं उसके नीचे एक और स्टिकर लगा होता है प्राइस का।
ऊपर वाले स्टिकर पे जहां 20 रुपए प्राइस लिखा होता है, नीचे वाले स्टिकर पे वहां पे 15 या 10 रुपए प्राइस लिखा होता है। हो चुका होगा आपके साथ भी ऐसा, मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है ना। तो ये चीज तो बहुत कॉमन है। तो ये क्या एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सेलर अडॉप्ट करता है बुद्धू बनाने के लिए कंज्यूमर को। थर्ड है सप्लाई ऑफ चीप क्वालिटी प्रोडक्ट। किसी दुकान पे आप गए हैं कपड़े खरीदने के लिए, आपने बोला भैया ऐसा कपड़ा दिखाना जो कलर ना छोड़े, और भैया ने सबसे वाहियात अपने यहाँ पे जो कपड़ा था वो आपको दिखा दिया, ये बोलते हुए कि मैडम अगर इसने कलर छोड़ा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लेके आ जाइएगा, मैं आपको रिफंड दे दूंगा। जिस कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं ना, उस टाइम पे तो अपन को ऐसा लगता है नहीं यार ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता, मतलब इसको तो आता ही नहीं है, इससे तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम घर पे लाके उसे धोते हैं वो एक्चुअली कलर छोड़ता है फिर। तो चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको थमा देना। चीप क्वालिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, कपड़ा एक एग्जाम्पल है, खाने की चीज़ें हो सकती है, बादाम। कई बार मैं पिछली बार बादाम खरीद के ले गई थी, 700 रुपये किलो समथिंग दिए थे, बहुत महंगे दिए थे, बड़ा बादाम था, लेकिन इतने वाहियात निकले, मतलब ऊपर वाले वो वेरी नाइस, अंदर वाले सारे बकवास थे उसमें से। ये क्या हुआ, आपको चीप क्वालिटी प्रोडक्ट सामने वाले ने थमा दिया, या फिर सबके सब, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। नाउ एक और क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपने पिछले वाले का आंसर कर लिया। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, 2 सेकंड का पॉज भी ले लेती हूँ। देख लो इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के एंड में ही तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेट करना, इसी बारे पूरी वीडियो के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे। चलो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई अ बिजनेसमैन शुड ले एम्फेसिस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ये वर्ड्स रिपीट हुए, of consumers and their interest, for long-term profit maximization, for fulfilling social responsibility, to avoid government intervention, all of the above. So what they are asking is, which of the following is a reason why a businessman should lay emphasis on protection of consumer? इनमें से कौन से वाला आपको लगता है एक रीजन जो ये दिखाता है कि बिजनेसमैन को कंज्यूमर्स के बारे में सोचना चाहिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के बारे में स्टेप्स लेने चाहिए? फर्स्ट है ताकि वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सके। सेकंड है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके। थर्ड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो तुम गलत काम करोगे तो गवर्नमेंट तो इंटरवीन करेगा ही करेगा, तो अगर तुम्हें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बचना है तो तुम्हें सही काम करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये है कि इनमें से आप बताइए कौन से वाला वो रीजन है जो प्रूव करता है कि बिजनेसमैन को कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। और 4 ऑप्शन है, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से ना दोनों का ये वाले का और पिछले वाले का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया ना, उसके बाद तो तुम्हें आंसर पता चल ही गया होगा। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, समाया परचेज द वॉच फ्रॉम अ टाइटन गैलरी, एज अ प्रूफ ऑफ परचेज व्हाट शी शुड आस्क फॉर। फर्स्ट है ग्रीटिंग कार्ड, सेकंड है कैश मेमो, थर्ड है वारंटी कार्ड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। समाया एक लड़की है जिसने टाइटन की घड़ी खरीदी है। अब उसको प्रूफ के लिए क्या चीज मांगनी चाहिए उस दुकानदार से जहां से वो घड़ी खरीद के आई है? क्या उसे ग्रीटिंग कार्ड लेना चाहिए, या उसे कैश मेमो लेना चाहिए, या उसे वारंटी कार्ड लेना चाहिए, या उसे नन ऑफ द अबव लेना चाहिए? डन? पता ही होगा क्या लेना चाहिए। जब भी आप दुकान पे जाते हो कुछ खरीदते हो तो क्या लेते हो? बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, बट ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, it says which consumer right gives the freedom to business firms to set up their own consumer grievance cell? Right to consumer education, right to choose, right to be heard, right to be informed. So हिंदी बोलूं अगर इस क्वेश्चन की, तो इट सेज कौन से वाला कंज्यूमर राइट फ्रीडम देता है बिजनेस फर्म्स को कि वो अपने यहाँ पे कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल खोले। मतलब मैंने आपको बताया था ना चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी कि बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं कि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे तो अपने यहाँ पे एक सेटअप बना लेते हैं जिसमें वो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करते हैं। उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल। आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं मार्केट में उसमें नीचे लिखा होता है इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट कॉल ऑन दिस नंबर, टोल फ्री नंबर दिया होता है नीचे। वो क्यों दिया होता है? वहां पे कॉल करके आप कंपनी में कॉन्टैक्ट कर रहे हो और कंपनी वाले आपके कंप्लेंट को सुनेंगे। और क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
सो बिजनेसमैन अपने यहाँ पे कंज्यूमर ग्रीवियंस सेल जो खोलता है, वो खोलने मतलब वो पर्टिकुलर चीज उसको किस राइट से मिलती है। कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स पढ़े थे अपन ने, तो वो कौन से वाला राइट है जिसके अंदर बिजनेसमैन अपने यहाँ पे ग्रीवियंस सेल खोलता है? कंज्यूमर एजुकेशन वाला, या राइट टू चूज, या राइट टू बी हर्ड, और या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पे चले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 और ये बोल रहा है टू पब्लिश अ मैगजीन अंडर द टाइटल उपभोक्ता जागरण इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच राइट ऑफ कंज्यूमर। अगर आपने केस स्टडीज वाला वीडियो देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आपसे ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, अमन नाम था, हिमेश नाम था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, उसने जागृति, जन जागृति करके एक पब्लिशिंग एक जर्नल खोला था और वहां पे भी आंसर सेम ही था। सो आपको बताना है कि अगर कोई इंसान एक मैगजीन बनाता है जिसका नाम वो रखता है उपभोक्ता जागरण, तो ये कौन से वाले कंज्यूमर राइट का एग्जाम्पल है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, या राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? जल्दी बताइए फटाफट। और अगर केस स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके देख लो। केस स्टडी मैं किसी भी चैप्टर में वो नहीं करूंगी कि आप लोगों ने नहीं देखी, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, which of the following is the relief available to the consumer under the Consumer Protection Act 1986? To remove the defect in goods or deficiency in services, to replace the defective goods with a new one free from any defect, to refund the price paid for the product or charges paid for the service, all of the above. आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन से वाला रिलीफ है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंज्यूमर को मिलता है अगर उसके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है। तो हम जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे थे, मतलब जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था रिलीफ्स ग्रांटेड में से, मतलब एक था रिड्रेसल एजेंसी वाला। रिड्रेसल एजेंसी में ही लास्ट पॉइंट जो मैंने कवर किया था वो था हमारा कि रिलीफ क्या क्या मिल सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको कुछ आर्स करके बताया था, हिंट दे रही हूँ, समझ जाओ। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपसे आंसर बनेगा। तो यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है। एक है कि वो आपको डिफेक्ट रिमूव करके देंगे या डेफिशिएंसी रिमूव करके देंगे सर्विस में से। एक है कि वो आपको रिप्लेस करके देंगे प्रोडक्ट को, मतलब दूसरा दे देंगे उसकी जगह। एक है कि वो आपको रिफंड दे देंगे, मतलब पैसे वापस दे देंगे। या फिर चौथा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारा कर देंगे। ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं आराम से। डन, आंसर मार्क कर दिया। जिस भी बच्चे ने सारे क्वेश्चन अच्छे से मार्क किए और मतलब सारे क्वेश्चन में से ज्यादातर आंसर सही किए, ज्यादातर बोले तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे सही किए, उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। चलो 8th क्वेश्चन, a complaint can be filed against a seller, manufacturer or a dealer of goods whose goods are dash in any manner. फर्स्ट है परफेक्ट, सेकंड है फ्लॉलेस, थर्ड है डिफेक्टिव, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया एनसीईआरटी से, हमारी होली बुक से। मैं हमेशा एनसीईआरटी के फेवर में बहुत ज़्यादा रहती हूँ कि एनसीईआरटी तो रट डालो लाइन बाय लाइन, उसमें से आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ये लाइन डायरेक्टली वहां से उठाई गई है और ये आपसे पूछ रही है एक कंप्लेंट कैन बी फाइल अगेंस्ट द सेलर। एक कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है सेलर या मैन्युफैक्चरर या डीलर के अगेंस्ट, जिसके गुड्स क्या होने चाहिए, तभी आप कंप्लेंट फाइल कर पाओगे। मतलब मेरे को अगर किसी सेलर या मैन्युफैक्चरर या डीलर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है तो क्या होना चाहिए उसके गुड्स में कि मैं कंप्लेंट फाइल करूं? परफेक्ट होने चाहिए उसके गुड्स, मतलब तुम्हारे गुड्स परफेक्ट है इसलिए मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ। ओके, आंसर नहीं बता रही हूँ, हिंट था ये सिर्फ। फ्लॉलेस, डिफेक्टिव या नन ऑफ द अबव? जल्दी मार्क करो अपना राइट आंसर। And let's move to next question, that is question number 9 और ये बोल रहा है who among the following can be president of a national consumer dispute redressal commission। शॉर्ट में बोलूँ तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। हमने पढ़ा था ना जब मैं डिफरेंसेस बता रही थी डिस्ट्रिक्ट फोरम का, स्टेट कमीशन का और नेशनल कमीशन का, तो तीनों में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट कहाँ से उठाया जा सकता है, किस इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और उस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वीडियो नहीं देखिए जाके फटाफट देख लो। अब आपको बताना है कि प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन का कौन बन सकता है। जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉयर ऑफ अ हाई कोर्ट, लॉयर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। फटाफट बोलो।
डन, आगे चलें। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ये थोड़ा सा केस स्टडी टाइप्स लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। मिस्टर सूर्या हैज परचेज अ प्रोडक्ट एंड फाउंड इट डिफेक्टिव, द सेलर डिनाइड टेकिंग इट बैक, Mr. Surya can file complaint under the Consumer Protection Act 1986. Within how much time the complaint can be filed from the date on which the cause of action has arisen? So, Mr. Surya एक इंसान है जिसने क्या खरीदा था, एक प्रोडक्ट खरीदा था और वो प्रोडक्ट उनको डिफेक्टिव मिला है, मतलब वो गुड जो उन्होंने खरीदा था उसमें कोई डिफेक्ट है। जब इन्होंने सेलर के पास जाके बोला कि ये गुड तो वापस लो, मुझे इसके बदले कुछ और दो, तो सेलर बोला मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो सूर्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, आपको बताना है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं। ये आपका जो पहले टाइम बाउंड क्वेश्चंस आते हैं ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये अपील के बारे में नहीं पूछ रहे, ये केस कब तक फाइल किया जा सकता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पूरे चैप्टर में नहीं आया था, बट क्वेश्चन आया हुआ है वहां से। एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। 4 टाइम पीरियड दिए हुए हैं, 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, एक साल के अंदर अंदर, या फिर 2 साल के अंदर अंदर। दोबारा से देख लो, आराम से देखो, पॉज लो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। डन, ओके। 11th, it says Miss Gina wants to buy a mango drink. As a responsible consumer, she should check which mark on the label of mango drinks. BSI mark, ISI mark, FPO mark, none of the above. एक लड़की है जीना, जीना कैसा नाम है, जीना, जीना, ओके। जीना वॉन्ट्स टू बाय अ मैंगो ड्रिंक, जीना ने एक मैंगो ड्रिंक खरीदी है, फ्रूटी टाइप्स। तो अब ये देखना चाहती हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि फ्रूटी पे कौन सा ऐसा लेबल होना चाहिए जिससे ये बता सके कि ये फ्रूटी अच्छी क्वालिटी की है। मैंने आपको अलग अलग मार्क्स पढ़ाए थे, राइट। एक वीडियो अलग से बनाया था जिसमें मार्क्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था ये वाले प्रोडक्ट पे ये वाला मार्क मिलेगा, ये वाले प्रोडक्ट पे ये वाला मार्क मिलेगा, और वो मार्क्स पहचान होते हैं क्वालिटी की, कि क्वालिटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया है। तो वही जीना ने खरीदा है, तो अब ये पहचानना चाहती है कि फ्रूटी वाले प्रोडक्ट पे कौन सा वाला मार्क मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, या फिर कोई नहीं मिलेगा। डन, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है Coca Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali which attracted many customers. To meet the increased demand, the company employed children from nearby villages, and in urgency of work, they ignored to specify safety warnings on packets of crackers. Identify which consumer right is being ignored. Right to choose, right to be heard, right to be informed, right to seek redressal. चलिए बताइए। कोका क्रैकर्स लिमिटेड करके एक फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं दिवाली के उत्सव के लिए। टू मीट द इंक्रीज डिमांड, द कंपनी एम्प्लॉयड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाय विलेजेस। इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी ने बच्चों को काम पे लगा दिया, और वो भी फायर क्रैकर्स वाले में। दैट इज इलीगल। बच्चों को आप किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, बट इन्होंने करवा दिया। एंड इन अर्जेंसी ऑफ वर्क दे इग्नोर टू स्पेसिफाई सेफ्टी वार्निंग्स। ऊपर से जल्दी जल्दी इनका सामान बन जाए तो इन्होंने सेफ्टी वार्निंग भी नहीं लिखी कि बच्चों से दूर रखे, बच्चों के हाथ में ना दें, ये ना करे, वो ना करे, माचिस के पास ना ले जाएं। तो फायर क्रैकर्स पे इन्होंने, पैकेट्स पे इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी है। आप बताइए कि इन्होंने कौन से वाला कंज्यूमर राइट वायलेट किया है। मतलब एक फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने एक तो बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया, इलीगल काम वैसे ही कर रहे हैं, ऊपर से क्रैकर्स के पैकेट्स के ऊपर वार्निंग भी नहीं दी है कुछ भी। तो इसलिए इन्होंने कौन से वाला राइट वायलेट किया है कंज्यूमर का। राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। दूर में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में एंड में दूंगी, सो वेट टिल देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज
Raman bought a room heater of a reputed brand for rate 1500, but it caused an electronic shock while it was being used. Raman wants to exercise his right. Identify the right under which he can be protected. रमन भाई साहब हैं, उन्होंने एक रूम हीटर खरीदा है एक रेप्यूटेड ब्रांड का 1500 रुपए का, लेकिन वो जब खरीद के आए और उन्होंने उसको वो किया तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, मतलब करंट लग गया. रमन वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट. रमन अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहता है. आइडेंटिफाई द राइट अंडर विच ही कैन बी प्रोटेक्टेड. रमन कौन से राइट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? 4 ऑप्शंस हैं. राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजुकेशन. सॉरी, बताइए यहाँ पे इस वाले केस में रमन कौन से वाले राइट को सीक करेगा, कौन से वाले राइट के अंदर कंप्लेंट फाइल करेगा? चलिए डन है. नेक्स्ट चले. इट सेज श्वेता वॉन्ट्स टू बाय अ गोल्ड रिंग. एज एन अवेयर कंज्यूमर हाउ कैन शी बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ गोल्ड रिंग शी इज गोइंग टू बाय? श्वेता थोड़ी सी मेरी तरह है और ये गोल्ड रिंग खरीदना चाहती है. अब ये गोल्ड रिंग तो खरीदना चाहती है, लेकिन कंज्यूमर होने के रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने के नाते ये अच्छी क्वालिटी की रिंग खरीदना चाहती है. तो अब इनको बताइए कि ये कौन से वाले मार्क को देखे और पहचाने कि इनकी जो रिंग है वो अच्छी क्वालिटी की है. इफ़ यू रिमेंबर, हमने केस स्टडी में एक केस स्टडी पढ़ी थी कि एक बच्ची की मम्मी उसके लिए इयररिंग्स लाई थी उसके बर्थडे पे और उसकी मम्मी को ठग लिया था ज्वेलर ने. तो कौन से वाला मार्क मिसिंग था? ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल. सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है. शी शुड चेक हॉलमार्क ऑन द ज्वेलरी, शी शुड चेक एग्रो मार्क ऑन द ज्वेलरी, शी शुड चेक APO मार्क ऑन द ज्वेलरी, और शी कैन आस्क फ्रॉम अनदर ज्वेलरी. शी कैन आस्क फ्रॉम अनदर ज्वेलरी. ज्वेलरी नहीं, ज्वेलर. चलिए ये 4 ऑप्शन है और यहाँ पे आपके MCQ कंप्लीट होते हैं. 14 ही MCQ थे इस चैप्टर में. बस अब आपको बताना है कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है. आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स का टाइम. सोच लीजिए और इसका आंसर और लिख दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में. फिर मैं आपको एक एक करके सबके आंसर बताती हूँ. डन. ले चलूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है CII. दैट इज योर थर्ड पॉइंट. ये पूछ रहे थे आपसे एसोसिएशन के बारे में जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है. तो CII वो एसोसिएशन है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है. सो द राइट आंसर इज C. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलर के बारे में बात हुई थी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है. तो हमने जैसे देखा, मैंने एक्सप्लेन भी जब आपको किया था, तो मैंने तीनों प्रैक्टिसेस जब आपको एक्सप्लेन की तो आपको वहां से समझ आ ही गया होगा कि ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस सेलर्स करते हैं जब उन्हें कंज्यूमर को ठगना होता है. तो तीनों विल बी करेक्ट. सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया है आपका आंसर बिल्कुल सही है, और अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका आंसर गलत है. देख लो अच्छे से. फिर उसके बाद था कौन सा इनमें से रीजन है कि बिजनेसमैन को कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए. ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा तो कंज्यूमर आप ही से खरीदना चाहेगा लाइफ टाइम के लिए. तो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा. आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेसमैन की होती है वो भी पूरी होगी. और इसी के साथ साथ जब आप अच्छा काम करोगे तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन नहीं करेगा. सो ये तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. अगर आपका भी यही आंसर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो देख लीजिए, अगली बार गलत मत कीजिएगा. समाया ने जब वॉच परचेज की थी टाइटन से तो उसे क्या लेना चाहिए था? ग्रीटिंग कार्ड तो ऑब्वियसली नहीं लेके आएगी. बर्थडे थोड़ी ना है जो ग्रीटिंग कार्ड लेके आएगी. वो लेके आएगी कैश मेमो, दैट इज द बिल जो कि टाइटन की वॉच खरीदने पे मिलेगा. हाँ, साथ में से वारंटी कार्ड भी ले लेना चाहिए अगर कोई वारंटी है तो उस पर. लेकिन जो मेन है वो है कैश मेमो, जो कि एविडेंस होता है. जब भी कोई गलत चीज़ होगी, घड़ी के साथ डिफेक्ट निकलेगा, तो उस टाइम पे ये एविडेंस ही काम आएगा. Right answer is B. Next question. Which consumer right gives the freedom to business firms to set up their own consumer grievance cell? Grievance cell क्यों सेट किया जा सकता है? ताकि वो लोगों की कंप्लेंट सुन सके. तो यहाँ पे लोगों का कौन सा वाला राइट सेटिस्फाई हो रहा है?
राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, जब वो बोलेंगे तभी तो आप सुनेंगे। सो दिस इज द राइट जो उनका आप पूरा कर रहे हैं ग्रीवेंसल सेट करके। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है कि मैगजीन में पब्लिश करना है, उपभोक्ता जागरण करके मैगजीन का नाम है। तो ये कौन से वाली वो है, ये है कंज्यूमर एजुकेशन की। मैगजीन से आप लोगों को अवेयर बनाते हैं उनके राइट्स के बारे में। जब आप किसी को अवेयर बनाते हैं, जैसे इस टाइम फिलहाल मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में अवेयर कर रही हूँ, सो मतलब मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सेम वे में जब आप कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं तो आप उन्हें एजुकेट कर रहे होते हैं। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीफ अवेलेबल। मैंने आपको यहाँ पे आर्स करके एक हिंट दी थी, तो 3 आर, जब भी मैंने आपको रिलीफ वाला वो पढ़ाया था, वीडियो में बताया था वो वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने 3 आर्स बनाए थे, राइट। तो उसमें रिमूव, रिप्लेस, रिफंड तीनों थे। सो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा और भी रिलीफ्स ग्रांट किए जाते हैं, लेकिन इन्हें बुलाया जाता है 3 आर्स। क्यों? क्योंकि इसमें रिमूव भी आता है, रिप्लेस भी आता है, रिफंड भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। ये था कि कंप्लेंट कब फाइल की जाती है। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट परफेक्ट होगा तो आप कंप्लेंट करोगे नहीं, वरना आप बुद्धू कहलाए जाओगे। जब प्रोडक्ट फ्लॉलेस होगा, मतलब उसमें कोई भी वो नहीं है, फ्लॉ नहीं है, कुछ भी उल्टी चीज नहीं है, तो भी आप अगर कंप्लेंट फाइल करोगे आप बुद्धू कहलाए जाओगे। आप कंप्लेंट तभी फाइल करते हो जब आपका प्रोडक्ट जो आप खरीद के लाते हैं वो डिफेक्टिव निकलता है। सो डिफेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। 9th है कि प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किया जाता है, नेशनल कंज्यूमर उसका। तो मैंने आपको बताया था नेशनल कंज्यूमर सबसे ऊपर आता है, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिस्टर सूर्या हैज परचेज अ प्रोडक्ट एंड फाउंड इट डिफेक्टिव। मिस्टर सूर्या को, अच्छा ये वाला था जिसमें मैंने आपको बोला था मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए हमने अभी तक वो टाइम ड्यूरेशंस पढ़े थे 30-30 दिन के, जिसमें अपील के बारे में बात हो रही थी कि पहले आप जाते हैं, आप खुश नहीं होते तो आप उससे बड़े वाले के पास जाते हैं, तो आप क्या लेके जाएंगे, अपील लेके जाएंगे। वो अपील का टाइम ड्यूरेशन था 30 दिन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है, मतलब आपका गुड जो निकला है या फिर आपने जो सर्विस ली थी वो अगर डिफेक्टिव निकलती है, डेफिशिएंसी मिलती है, तो वहाँ से ये है ना डिफेक्टिव निकलना, दिस इज कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ से कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। सो वो पीरियड है आपका 2 ईयर्स। विद इन 2 ईयर्स जब भी आप, मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, आप खरीद के आए, डिफेक्ट निकला, इससे 2 साल के अंदर अंदर आप कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपने कंप्लेंट फाइल करी, आप डिस्ट्रिक्ट फर्म के नतीजे से खुश नहीं हुए, अब आपको स्टेट कमीशन के पास जाना है, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय होगा। ध्यान दीजिएगा, लॉ में हमेशा अपील्स में कम टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। मैक्सिमम अपील्स जो होती है ना वो 6 महीने तक की हो सकती है, बस, मतलब 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिल सकता है, वो भी बहुत रेयर केसेस में मिलता है। जनरली 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसे रहता है। सो 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दिस इज नॉट अपील वाला, इसलिए इसको दोबारा से देख लीजिए। राइट आंसर है इसमें डी। दोबारा से ये क्वेश्चन देखो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, याद रखना ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर में नहीं आया था इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर है जीना को मैंगो ड्रिंक खरीदना है, कौन से वाला मार्क वो करेगी, तो वो ये करेगी FPO, प्रोसेसिंग वाला। मैंने बताया था ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होके ही तो वो जूस में कन्वर्ट होगा, जूस में कन्वर्ट होगा तो कौन से वाला मार्क आएगा, FPO मार्क आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोका क्रैकर्स। ये था कि इन्होंने लोगों को भी, मतलब बच्चों को एम्प्लॉय किया है, साथ ही साथ पैकेट्स पे कोई भी वार्निंग नहीं दी है, तो ये आपसे आपके इंफॉर्मेशन का हक छीन रहे हैं। सो ये कौन से वाला राइट आपका इन्फ्रिंज कर रहे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इनका ड्यूटी बनता है और हमारा हक बनता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गेन करने का, और यहाँ पे आपसे वो हक छीना जा रहा है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। सी राइट आंसर है इसका।
13 रमन वाला केस है, शॉक लगा था इसको इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे अगर इसको केस फाइल करना है तो ये कौन से उसमें जाएगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उस ग्रीवेंस को लेके हम जा सकते हैं और हमें जस्टिस मिले ऐसा हमारा राइट बनता है। सो वो राइट हमें राइट टू सीक रिड्रेसल के चलते हुए मिलता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, दैट इज श्वेता वांट्स टू बाय अ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग पे मैंने आपको बताया था हॉलमार्क, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्क मार्क होता है जिससे हम क्वालिटी की पहचान कर पाते हैं। और इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यू के आंसर्स सही मतलब कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे फटाफट बता दो आपके कितने एमसीक्यू सही गए थे, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है। और जिन्होंने कमेंट किया हुआ है उनका तो मैं खुद ही चेक कर लूँगी कि आपके कितने मार्क्स मतलब कितने सही गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फाइनली ख़त्म होता है, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बाकी फ्यूचर में मैं आपके लिए माइंड मैप्स मतलब वो क्रक्स वाला बिल्कुल चैप्टर पूरा 1.5 घंटे में फिनिश करने वाला वीडियो लाऊंगी, उसके साथ 1 शॉट रिविजन भी लाऊंगी और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लाऊंगी। वो तो सारे चैप्टर्स के आने ही वाले हैं, बट पूरे चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आपको गूगल पे जाके बस magnetbrains.com टाइप करना है और ये वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे क्लास 12th पे, और 12th पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे वो पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट देखना है। पहले मेरी फ़ोटो वहाँ लगी हुई थी, अब यहाँ लगा दी, बताओ ज़रा, पीछे कर दिया मेरे को। एनीवेज दिस इज़ माई फ़ोटो, यहाँ से आप पहचान सकते हैं मुझे। यहाँ आप जाएंगे, क्लिक करेंगे आपको मेरा वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वीडियो खुल जाएगा और आप देख लीजिएगा वीडियो में क्या पढ़ाया हुआ है। इसी के साथ ये भी बता दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पे बहुत कुछ आ चुका है, देखते ही होगे दिन भर में, है ना, कि अलग अलग वीडियोस आ रही हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे अब छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको। सो देखते रहिए, प्यार करते रहिए जैसे अभी तक करते हैं, एंड इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।